हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन एकेडमी में स्वागत है। आज का जो आपका चलेगा वो चलेगा आपकी यूनिट 3। इसमें आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। तो आज की हम क्लास में देखेंगे कि जो आपका केंद्र होता है, जो आपका सेंटर होता है या फिर केंद्र होता है, और एक होता है आपका राज्य, स्टेट या फिर राज्य। तो इनके बीच में क्या होता है, कुछ शक्तियों का क्या होता है, इसमें बंटवारा होता है कि कोई ये जो सारी शक्तियां हैं वो कौन करेगा, वो जो है केंद्र आपका उसमें एक्सरसाइज करेगा, और ये जो शक्तियां होंगी वो कौन इसको एक्सरसाइज करेगा, वो करेगा आपका राज्य। तो जो शक्तियों का जो बंटवारा होता है, तो वो संविधान में उसके बारे में क्या कहा गया है वो हम इस क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ टॉपिक्स और भी आते हैं, जैसे कि आपका टेरिटोरियल और टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि जो आपका शक्तियों का जो बंटवारा हो रहा है, कि एक तो हो रहा है वो टेरिटोरियल बेस पे, मतलब कि क्षेत्र के आधार पे है कि ये जो क्षेत्र है इस पे शक्ति किसकी होगी, इस पे होगी सेंटर की। और ये जो क्षेत्र होगा इस पे जो शक्तियाँ किसके पास होंगी, इसमें होगी स्टेट के पास या फिर राज्य के पास, इसमें जो शक्तियाँ होंगी। थर्ड टॉपिक है इसमें पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट मैटर, ठीक है। तो जो आपका इसमें सिस्टम होता है वो रहता है कि जो केंद्र और राज्य होते हैं इनके बीच में क्या है, शक्तियों का बंटवारा होता है कि जो ये वाली शक्तियां हैं वो कौन इसको करेगा, वो राज्य, वो केंद्र उसमें जो इसको एक्सरसाइज करेगा, और बाकी की जो होंगी वो करेगा राज्य। बट कुछ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, अभी कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, ठीक है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें केंद्र के पास शक्ति होती है कि वो राज्यों के जो मुद्दे हैं उन पे क्या कर सकता है, वो उसमें कानून बना सकता है, ठीक है। तो मैंने बताया, तो इसमें टॉपिक 2 में आपका टेरिटोरियल डिवीजन होता है कि क्षेत्र को लेकर, कि इस क्षेत्र में जो शक्तियां होंगी वो केंद्र के पास होंगी और इस क्षेत्र में राज्यों के पास होगी। एक आता है इसमें टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि मुद्दों को लेकर, कि इन मुद्दों पे तो आपका केंद्र क्या कर रहा है, उसमें विधि बनाएगा और इन मुद्दों पे राज्य बनाएगा, है ना। थर्ड टॉपिक में भी बात है कि किन किन मुद्दों में जो है केंद्र के पास शक्ति होती है कि वो राज्य के मुद्दों पे जो है लॉ बना सकती है। और लास्ट इसमें टॉपिक आएगा इस यूनिट में, डॉक्ट्राइन्स आएंगे, मतलब कि सिद्धांत आएंगे, प्रिंसिपल्स की बात करेंगे हम। डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो ये छोटे छोटे डॉक्ट्राइन है, इसका आपका शॉर्ट नोट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। तो इनको मैं अलग अलग क्लास भी बना सकता था, बट मैंने इनको एक ही क्लास इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो आपस में मर्ज करते हैं। जैसे कि अगर हम टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करेंगे तो इसमें आपका टेरिटोरियल नेक्सस डॉक्ट्राइन आ जाएगा और कलरेबल डॉक्ट्राइन आ जाएगा इसमें, ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन डॉक्ट्राइन आ जाएगा इसमें। अगर मैं टॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करूंगा तो इसमें आपका पिथ एंड सब्सटेंस वाला डॉक्ट्राइन आपका इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे टॉपिक आपस में मर्ज करेंगे, तो मैंने कोशिश की है कि इसका एक सिंपल सी क्लास मैंने इसमें बना दी है, आपको आई होप समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो जो आपका संघवाद है तो उसका एक अनिवार्य विशेषता क्या है, उसमें आपकी शक्ति का वितरण या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर आपने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपने क्लास देखी होगी ध्यान से, तो उसमें बात की थी हमने, दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है आपका यूनिटरी और एक होता है आपका फेडरल। तो दो टाइप के इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अंतर होता है, कि जो यूनिटरी होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो सारी शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं, वो होती हैं आपकी केंद्र के पास, सेंटर के पास, बोले तो केंद्र के पास उसमें सारी शक्तियां रहती हैं। अगर हम फेडरल की बात करते हैं, फेडरल फॉर्म टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, तो उसमें शक्तियां क्या होती है, बटी हुई होती हैं। किस किस में बटी होती है, सेंटर एंड स्टेट, दोनों में बटी होती है। तो भारत क्या है, भारत एक फेडरल स्टेट है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में बटी हुई है, ठीक है। तो ये वाली बात करता है ये। द ऑब्जेक्ट फॉर विच फेडरल स्टेट इज फॉर्म्ड इन्वॉल्व्स अ डिवीजन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेपरेट स्टेट। तो जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है, संघीय राज्य का या फिर फेडरल स्टेट जो है, जो फेडरल स्टेट हमने बनाया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, जो वहां पे आधिकारिकता है वो बट जाए, जो शक्तियां हैं बट जाए, किसके बीच में, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकारों के बीच में क्या होगा, जो है
शक्तियों का बंटवारा उसमें हो जाए, अधिकारिकता बढ़ जाए। अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द डुअल पॉलिसी ऑफ यूनियन एंड द सेंटर एंड द स्टेट। तो यहाँ पे डुअल आपकी जो पॉलिसी की बात हो रही है कौन कौन सी, एक इसमें आपका सेंटर पॉलिसी बनाता है, एक आपका स्टेट आपका पॉलिसी बनाता है, केंद्र और राज्य जो इसमें अपनी अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, ईच एम्पावर्ड विद द सोवरेन पावर टू बी एक्सरसाइज इन द फील्ड अगेन असाइन टू देम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो इनको शक्तियां दे रखी हैं तो ये अपने क्षेत्र में क्या होगा, ये एब्सोल्यूट होते हैं, सोवरेन होते हैं, कि मतलब कहने को तो पूरे इंडिया में सरकार किसकी है, केंद्र की रहती है, और राज्यों में रहती है राज्य सरकार रहती है। ठीक है, बट जो राज्य सरकारों के जो मुद्दे दे रखे हैं तो उस क्षेत्र में क्या है, राज्य सरकार अपने आप में एब्सोल्यूट होगी, वहां पे केंद्र की नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि बंटवारा है, केंद्र को अलग मुद्दे दिए हैं और राज्य को अलग मुद्दे दिए हैं, तो इन मुद्दों पे राज्य ही बनाएगी, भले ही केंद्र सरकार कोई भी हो। यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर, जो यहाँ पे पूर्ण शक्ति किसकी रहती है, यहाँ पे वो राज्य सरकारों की यहाँ पे पूर्ण शक्ति यहाँ पे रहती है। ठीक है, द वन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द अदर इन इट्स ओन फील्ड। और ऐसी स्थिति में कोई भी दूसरे के नीचे नहीं होता है, कहने को केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर आती है, बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है तो वहां पे वो केंद्र सरकार से नीचे नहीं है, वो केंद्र सरकार की ही बराबर वहां पे मानी जाती है। ठीक है, द अथॉरिटी इज वन इज कोऑर्डिनेट विद द अदर। तो यहाँ पे क्या है, जो अथॉरिटी वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाली वहां पे बन जाती है। In fact, the basic principle of federalism is that legislative, executive, and financial authority is divided between center and the state, not by law passed by the center, but constitution itself. तो जो बेसिक प्रिंसिपल जो है आपका फेडरलिज्म का वो क्या है, वहाँ पे शक्तियाँ बढ़ जाए, कौन कौन सी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी, जो भी पावर्स हैं वो बढ़ जाए किसमें, केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में बढ़ जाए, और ये जो शक्तियों का बंटवारा हो रहा है वो किसी विधि के द्वारा नहीं हो रहा है। कौन सी विधि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि केंद्र सरकार पारित करती है, फिर पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाता है, ये जो शक्ति का बंटवारा है उस लॉ से नहीं है, ये बंटवारा कहाँ से निकल के आता है हमारा, ये संविधान से निकल के आता है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि जो है ये शक्तियों का बंटवारा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसी एक्ट से नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल के आ रहा है बंटवारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो जो लेजिस्लेटिव पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक टू फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो ये दो तरीके से इन्होंने क्या करा है, इसमें लेजिस्लेटिव पावर को इसमें बंटवारा किया है। लेजिस्लेटिव पावर मतलब कि जो विधि बनाने की जो शक्ति होती है, जो विधि बनाने की जो शक्ति, जो कानून बनाने की शक्ति होती है, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर। केंद्र में किसके पास होती है, उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही तो बनाता है ना। और राज्य में कौन होता है आपका, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा वहां पे बनाती है। ठीक है, अब हमने इसको दो ही भाग में बांटा है, जो कि हमारा विद रेस्पेक्ट टू टेरिटोरी और विद रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर। हमने देखा था सिलेबस में भी, जो यूनिट 3 में बात करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, टेरिटोरियल और हमने टॉपिकल हमने देखा था। तो ये आपका टेरिटोरियल हो गया और ये आपका टॉपिकल, मतलब कि मुद्दों के अनुसार यहाँ पे बंटवारा होगा। तो जो आपका क्षेत्र के अनुसार जो आपका बंटवारा बता रहा है, जो आपके जुरिडिक्शन को, एरिया को देख के कह रहा है, वो आपका आर्टिकल 245 इस पर हम पढ़ेंगे। और अगर हम बात करते हैं मुद्दों को लेकर कि किन किन मुद्दों पे केंद्र सरकार बना सकती है विधि और किन किन मुद्दों पे आपका राज्य सरकार जब विधि बना सकती है, मतलब कि लॉ बना सकती है, तो वो आपका तरह का आपका आर्टिकल 246 में। ठीक है, अब विद रेस्पेक्ट टू टेरिटरी हम देखते हैं आपका आर्टिकल 245 देखते हैं। तो अंडर आर्टिकल 245 क्लॉज 1 द पार्लियामेंट इज गिवन पावर टू मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये हमारा हो गया भारत हो गया। ठीक है, जैसा भी थोड़ा टूटा फूटा बना, तो ये हो गया भारत। अब ये कहता है कि विद रेस्पेक्ट टू टेरिटरी की हम बात करें, क्षेत्र के अनुसार कह रहा है, अंडर द आर्टिकल 245 क्लॉज 1 द पार्लियामेंट इज गिवन पावर। पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, मतलब संसद की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम केंद्र की बात कर रहे हैं, सेंटर की हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की हम
बात कर रहे हैं। तो इज गिवन पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब केंद्र सरकार चाहे तो पूरे ही भारत के लिए क्या कर सकती है, पूरे ही भारत के लिए कानून बना सकती है, ठीक है, या फिर किसी एक ही हिस्से के लिए क्या कर सकती है, वो यहाँ पे कानून बना सकती है, ठीक है। वो आपके केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि वो किसी भी एरिया के लिए क्या करे, वो आपका लॉ बना सकती है, या तो वो पूरे के लिए बनाए या फिर वो किसी एक जो है किसी भी हिस्से के लिए लॉ बनाए। एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि हम राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं, विधान सभा की हम बात कर रहे हैं। इज गिवन पावर टू मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट। अभी क्या कहता है, हमारा एक उत्तर प्रदेश हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश को मैं अलग से बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे। अब राज्य सरकारों में क्या होता है कि इज गिवन पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। और ये जो फंडा था हमारा, जो हमने केंद्र सरकार पे लगाया था, वही सेम फंडा किस पर आ जाएगा, आपका राज्य सरकारों पे भी आपका हो जाएगा लागू। कि क्या, कि राज्य सरकार चाहे तो पूरे ही राज्य के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, या फिर किसी एक हिस्से के लिए कानून यहाँ पे बना सकती है, वो आपके राज्य सरकार के ऊपर है, ठीक है। तो जो फंडा आपका केंद्र सरकार के लिए पूरे देश के लिए लग रहा था, वही फंडा आपका राज्य सरकार के लिए जो है वहाँ पे पूरे राज्य के लिए लग रहा था। ये हो गया आपका टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। ये कहता है हाउ एवर दिस सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट एब्सोल्यूट। तो ये जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। एंड इज सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 245। अब देखिए, अब सब्जेक्ट टू यहाँ पे शब्द आता है, सब्जेक्ट टू, है ना। तो सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है कि ये एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, सपोज इसका नाम है ए, और एक ये हो गया उसका नाम है बी। तो सब्जेक्ट टू का मतलब क्या कहता है कि ए कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, हम इसकी बात मानेंगे। बट अगर बी ने कोई सी बात कही है, ठीक है, और वो बात क्या है, आपस में टकरा रही है एक ही बात से, किसी भी बात से। सपोज ए ने जो है इतनी सारी बातें करी और बी ने जो है ये कुछ बातें करी, इतनी सारी बातें करी, बट ये जो दो बातें हैं ये क्या हो रही हैं, ये इसकी इन दोनों बातों से टकरा रही हैं, मतलब कि अलग अलग बातें कह रही हैं। तो सब्जेक्ट टू का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 245। ये कौन है, आर्टिकल 245 का क्लॉज 2 है। अब 245 का जो क्लॉज 1 है, ये कुछ भी कहता रहे, बट 245 में जो बात कही गई है ना, ये उसके सब्जेक्ट रखता है, मतलब कि इसकी बात मानी जाएगी, इसकी बात नहीं मानी जाएगी। किन विषयों पे, जहाँ पे आपस में टकराएंगे। वैसे तो हम 245 क्लॉज 1 के अनुसार ही चलेंगे, बट अगर कोई सी बात अलग आ रही है 245 क्लॉज 2 में, तो हम फिर वो वाली बात मानेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात एब्सोल्यूट नहीं है, कह तो रहा है कि पार्लियामेंट जो है पूरे देश या फिर किसी भाग के लिए बनाएगा, और जो आपका राज्य है वो अपने पूरे राज्य या फिर किसी भाग के लिए बनाएगा। बट ये जो बातें हैं किसके, 245 क्लॉज 2 के अधीन है, ठीक है। अगर हम इसको समझे सिंपल सेंस में कि ये हो गया हमारा भारत, ठीक है, इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लैश, सिंपल सा क्लैश आता है कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट कहता है कि वो ये हमारा 245 क्लॉज 1 कहता है कि ये जो है पूरे देश के लिए या फिर किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। तो पार्लियामेंट के पास शक्ति है क्या, कि ये पूरे भारत के लिए विधि बना सकती है ना, या फिर किसी हिस्से के लिए। सपोज यहाँ पे उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, ये आ गया उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आ गया। अब उत्तर प्रदेश भी तो इंडिया के अंदर ही आ रहा है ना, तो अगर हम इसके अनुसार चलें तो ये वाली बात तो इस पर फिट बैठ रही है ना, कि पार्लियामेंट पूरे देश के लिए या फिर किसी हिस्से के लिए कानून बना सकता है, ठीक है। बट इस हिस्से में कानून कौन बना सकता है, यहाँ पर राज्य सरकार बना सकती है, क्योंकि आगे लाइन कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर गिव पावर टू मेक लॉज ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया।
अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो अपने राज्य में कानून बना सकती है और केंद्र सरकार के पास भी है। तो क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ सकती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें 245 क्लॉज 2 भी डाला है। अब वो देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, which provides that no law by parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extraterritorial operation। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट ने बनाया शैल बी डीम टू बी इनवैलिड। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया या फिर कोई भी विधि बनाई है तो हम उसको इनवैलिड या फिर उसको शून्य नहीं मानेंगे। किस बेस पे? सिर्फ और सिर्फ कि इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, कि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो रहा है। मतलब कि इस क्षेत्र में किसकी शक्ति थी कानून पास करने की? वो थी आपकी स्टेट लेजिस्लेचर की। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की यहाँ पे शक्ति थी, मतलब कि विधानसभा की यहाँ पे इसकी शक्ति थी यहाँ पे कानून बनाने की। बट पार्लियामेंट ने क्या करा? पार्लियामेंट ने इसके लिए कोई लॉ बना दिया। ठीक है, तो वो इसलिए ही इनवैलिड नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो राज्य सरकारों का क्या था, यहाँ पे कानून बनाने की शक्ति थी यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे तो टेरिटोरियल देखे तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बना दिया यहाँ पे कानून। तो अब क्या करें? तो ये जो कन्फ्यूजन मैंने आपको बताई थी, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कहा गया कि अगर इस एरिया में पार्लियामेंट कानून बना देती है सिर्फ इस बेस पे कि यहाँ पे इस क्षेत्र में तो क्या था, आपका राज्य सरकार का अधिकार था कानून बनाने का, सिर्फ इसी आधार पे हम पार्लियामेंट का कानून जो है वहाँ पे शून्य नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई और आपके पास कारण हो तो उसको फिर कोर्ट देखता है कि क्या वहाँ पे जो है कानून सही बना है या फिर नहीं बना है। ठीक है, तो ये जो कन्फ्यूजन थी यहाँ पे दूर करते हुए क्या कहा गया कि जो है कि पार्लियामेंट अगर कानून बनाती है इस एरिया पे जहाँ पे जो है आपका राज्य सरकार की शक्ति थी वहाँ पे जो है वो आपका कानून शून्य नहीं होगा। ठीक है, इसी के लिए आपका आता है आपका टेरिटोरियल नेक्सस थ्योरी। टेरिटोरियल नेक्सस थ्योरी आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस भी कहते हैं इसे हम। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपका जो है शॉर्ट नोट्स होते हैं एग्जाम में उसमें आपका आ जाता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में समझते हैं क्या कहता है ये कि द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो जो आपका राज्य के जो आपका लेजिस्लेचर है, जो आपका विधायिका है राज्य की, तो उसके पास शक्ति है कि वो जो है पूरे राज्य के लिए या फिर उसके किसी भी हिस्से के लिए क्या बना सकता है, विधि बना सकता है, उसके लॉ बना सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हम ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे किसकी शक्ति है? वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, यहाँ पे सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की यहाँ पे क्या है शक्ति है, विधानसभा की यहाँ पे क्या है शक्ति है कि यहाँ पे पूरे के लिए या फिर किसी हिस्से के लिए यहाँ पे कानून बना सकता है। दिस मीन डेट स्टेट लॉ वुड बी वाइड इफ इट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन आई टेक इफेक्ट आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, तो टेरिटोरियल नेक्सस की हम बात करते हैं तो अगर पार्लियामेंट बनाता है तो हमने तो देखा कि पार्लियामेंट वैलिड रहेगा। अब दिक्कत आती है कि अगर स्टेट अगर आपका क्या करता है वो बाहर निकल के कोई कानून बनाता है, सपोज कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यूपी लेजिस्लेचर ने क्या करा, एक कानून बनाया। ठीक है, वो क्या कर रहा है कानून, जो बिहार है वो उस पे इफेक्ट डाल रहा है। उत्तर प्रदेश का कानून क्या कर रहा है वहाँ पे बिहार के जो है उस पे इफेक्ट डाल रहा है। सपोज जैसे आपका टैक्सेशन वगैरह ये सब हो गया कि यहाँ पे सामान बना यहाँ पर है और यहीं पे इन्होंने कोई टैक्स ड्यूटी लगा दी जो कि यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि जिसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि वो यहाँ पे भी लग रहा है ना, दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, मतलब कि अपनी सीमाओं को पार कर दे रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे जो लॉ होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके वॉइड हो जाएंगे या फिर इनवैलिड शून्य हो जाएंगे। क्या कहता है कि दिस मीन्स दैट स्टेट लॉ वुड बी वॉइड इफ इट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, कि अगर वो अपनी सीमाओं को क्या करेंगे, पार करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो राज्य, ये देखिए ध्यान रखना, ये स्टेट के लिए बात कर रहा है, राज्य के लिए बात कर रहा है, केंद्र के लिए बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि केंद्र के लिए तो स्पष्टीकरण दे दिया गया है ना यहाँ पे
कहाँ गया इसमें, ये रहा, कि वो सिर्फ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के बेस पे वो क्या होगा, वो शून्य नहीं होगा। केंद्र के लिए तो यहाँ पे बात कह दी गई, सेकंड क्लॉज में यहाँ पे बात कह दी गई केंद्र के लिए। अब बात आती है राज्यों के लिए क्या स्थिति होगी। तो राज्यों के लिए देखते हैं इसमें, टेरिटोरियल नेक्सस थ्योरी में बात करते हैं राज्यों के लिए कि लॉज वुड बी void इफ इट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, कि अगर ये अपनी सीमाओं को लांघ के दूसरे जो है क्षेत्र में अगर ये कार्य करेंगे ऐसी विधियां, तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। बट इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक परंतु है, अपवाद है, कि देर इज वन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल, अ स्टेट लॉ ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन इज वैलिड इफ इट हैज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्टेट। ठीक है, अब कहने को तो अगर कोई भी विधि अगर सीमा को लांघेगी तो वो विधि हो जाएगी शून्य। बट इसका एक अपवाद है, वो क्या है कि अगर उसमें सफिशिएंट नेक्सस है, मतलब वहाँ पे अगर युक्त अगर वहाँ पे कोई मेल बनना है। ठीक है, अब समझते हैं इसमें, ये आ रहा हो गया उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, फटाफट ऐसे बना देते हैं, ये हो गया आपका बिहार। अब कहने को कोई से भी विधि है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन, अगर उसका जो असर है यहाँ पे पड़ेगा, दूसरे राज्य पे पड़ेगा, तो ऐसी विधि हो जाएगी शून्य। बट इन्होंने कोई एक विधि बनाई, क्या करा इन्होंने, एक विधि बनाई है, लॉ बनाया है। ठीक है, अगर उस विधि का कार्य क्या है, उस विधि का वैसे इम्प्लीमेंटेशन तो इस राज्य के लिए ही है, बट उसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट तभी फुलफिल हो पाएगा जब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन, जो इसका असर यहाँ पर है, उसको भी काउंट किया जाए, अगर उसको भी अगर ध्यान में रखा जाए। ठीक है, अगर उसको भी अप्लाई किया जाए तभी इसकी विधि का क्या है, ऑब्जेक्ट पूरा हुआ, अन्यथा नहीं होगा। सपोज आपका IGST होता है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आपका दो राज्यों के बीच में लगता है, कि किसी ने मैन्युफैक्चर यहाँ पे किया, यहाँ पर बेचा है, तो दोनों को ही काउंट किया जाएगा, है ना, ताकि डबल टैक्सेशन ना लग जाए। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका असर जो है दोनों ही राज्यों पे यहाँ पे पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि ऐसी विधियाँ, ऐसे लॉ जिनका ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए, जिनके जो आपका क्या कहते हैं उसमें जो उसका सार है, जो उसका होता है ना, कि जो उसका मेन मुख्य केंद्र जो होता है उसका, जिस चीज़ के लिए हमने विधि जो है पारित की है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो इंक्लूड करता है कि दूसरे राज्य पे भी अप्लाई हो, अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तो उस स्थिति में जो है आपका ऐसी विधि आपकी वैलिड होगी, वाइड नहीं होगी। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपकी जो है विधि वाइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये आपका टेरिटोरियल नेक्सस कहता है। क्या कहता है आपका, कि फिर से देखते हैं कि जो आपका स्टेट का जो लॉ है, अगर उसका जो असर है वो आपका जो सीमाओं से अलग पड़ रहा है, दूसरे राज्यों पर पड़ रहा है, तो वहाँ पे ऐसी विधियाँ हो जाएंगी शून्य। बट अगर उसका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए ऐसा करना जरूरी है, तो उस स्थिति में ऐसा विधियाँ क्या होंगी, लॉ क्या होगा, वहाँ आपका वैलिड रहेगा, ये कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक केस आता है आपका स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC AIR 2013 SC 2678। ठीक है, तो इस केस में क्या कहा गया था कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एंड हेल्ड दैट सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस एग्जिस्टेड विद द स्टेट लेजिस्लेचर टू लिवाई टैक्स। तो कोई टैक्स का मुद्दा था यहाँ पे, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपका टेरिटोरियल नेक्सस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, नेक्सस मतलब जो वहाँ पे उसके लिंकेज होती है। ठीक है, जो उसमें क्या कहते हैं उसे, साठ गांठ होती है ना, तो वहाँ पे अस्तित्व वहाँ पे था। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मुद्दे में क्या था, वहाँ पे टेरिटोरियल नेक्सस एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से जो आपका वो कोई लॉ होगा तो वहाँ पे उसको वैलिड माना गया था। ठीक है, वो इस टेरिटोरियल नेक्सस थ्योरी के एक्सेप्शन में आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका केस वेलेस वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे। इस केस में क्या कहा गया था कि अ कंपनी विच हैज रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड वाज अ पार्टनर इन द फर्म इन इंडिया। इसे समझते हैं, ये हो गया इंडिया।
ये हो गया इंग्लैंड। ठीक है, तो एक कंपनी थी जो कि आपकी इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी। क्या था? इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी। और इसकी एक फर्म थी कंपनी में, इंडिया में एक फर्म थी। ठीक है, फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप होती है। जब दो व्यक्ति, ए हो गया, ये बी हो गया, जब दो व्यक्ति आपस में क्या करते हैं? करार करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि कोई बिजनेस चलाएंगे। ठीक है, और उससे जो प्रॉफिट आएगा वो आपस में बांट लेंगे। तो जो ऐसा जो करार होता है, जैसे जो एग्रीमेंट होता है, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिन लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं फर्म। ठीक है, कंपनी की तरह ही होता है, बट इसको हमने नाम दे दिया फर्म, क्योंकि ये पार्टनरशिप के थ्रू आती है ना। अब इंडिया में ऐसी एक फर्म थी, तो ये आपस में क्या था? ये पार्टनर थे। तो ये तो फर्म तो थी, और इसने भी क्या करा था? पार्टनरशिप की थी इस कंपनी से। ठीक है, अ कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड, वाज अ पार्टनर इन अ फर्म इन इंडिया। द इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी sought to tax the entire income made by the company। तो ये कंपनी क्या थी? जो कंपनी ने जो एंटायर इनकम थी इसकी, एंटायर इनकम, जो इसने पूरी जो इसकी इनकम है, कंपनी का जो इनकम है, कंपनी की बात कर रहे हैं, उस पर टैक्स लगाने की बात की थी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने। द प्रीवी काउंसिल अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस एंड हेल्ड टू लिवाई द टैक्स वैलिड। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि यहाँ पे पार्लियामेंट की शक्ति थी, बट ये जो टैक्स लगा रही है, वो टैक्स किस पर लगा रही है? वो एक ऐसी कंपनी पर लगा रही है जो कि इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है। ठीक है, वो 245 के अंतर्गत आ नहीं रहा है फिर ये, तो है ना। बट यहाँ पे क्या लग जाएगा? आपका टेरिटोरियल नेक्सस थ्योरी लग जाएगा। और कोर्ट ने कहा था, इट सेड दैट डेरिवेशंस फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया ऑफ मेजर पार्ट ऑफ इट्स इनकम फॉर अ ईयर गिव्स टू अ कंपनी फॉर दैट ईयर सफिशिएंट टेरिटोरियल कनेक्शन टू जस्टिफाई द बीइंग ट्रीटेड एज अ होम इन इंडिया। तो ये जो कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड थी, तो उसमें एक पार्टनर कौन थे? कंपनी थी, है ना, जो फर्म था। ठीक है, भारत की फर्म थी, और इसमें पार्टनर कौन था? एक कंपनी थी। तो इसका जो प्रॉफिट था वो क्या, 1 साल तक इस कंपनी ने लिया है। तो ये क्या है? ये जो आपका टैक्स था, यहाँ पे सफिशिएंट जो है वहाँ पे नेक्सस देता है यहाँ पे, किस चीज़ के लिए? कि इस कंपनी को ऐसे ट्रीट करना कि जैसे कि ये इंडिया की ही कंपनी और इंडिया में ही वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सफिशिएंट टेरिटोरियल मान के क्या कर रहा था? यहाँ पे इस कंपनी पे टैक्स यहाँ पे लगाया गया था। नेक्स्ट आता है आपका द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अब ये समझते हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डॉक्ट्राइन है। ये कहता है द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन मीन्स व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। ठीक है, तो सिंपल सा कहता है कि अगर आप जो है कोई भी कार्य सीधे तौर से नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो आप उसको टेढ़े तौर से भी नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली से भी घी मत निकालो, क्योंकि घी निकालना ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है उसका। ठीक है, यही बात कहता है इसमें। तो व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। It refers to a situation where legislative body, while acting within the scope of its assigned power, enact laws with a distinguished or concealed purpose। ठीक है, तो ये कहता है कि जब किसी लेजिस्लेशन को शक्ति दे रखी है कि आप जो है इन तरीकों से क्या कर सकते हो? कानून पारित कर सकते हो इन क्षेत्रों के लिए या फिर इन मुद्दों पे। ठीक है, तो वो जो है कोई ऐसा तरीका नहीं अपना सकती कि जिसमें एक कंसील पर्पस क्या हो, जिसमें छुपा हुआ उद्देश्य क्या हो, कोई ऐसा उद्देश्य हो जो कि इसकी शक्तियों के परे है, जो कि ये कार्य नहीं कर सकती, है ना। और अगर ऐसा कोई कानून पारित होता है, फिर भले ये कितना भी कहता रहे कि भैया देखो हमारी तो शक्ति थी, हम तो इसके अनुसार जा रहे हैं, ठीक है, बट उसमें एक छुपा हुआ उद्देश्य क्या है? वो है यहाँ पे एक ऐसा उद्देश्य है जो कि इसकी शक्तियों के परे है। तो उसको अगर देखा जाए तो ये आपका जो विधि बनी है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, इन इसेंस द लेजिस्लेचर में अपेयर टू बी एक्सरसाइजिंग इज लेजिटिमेट पावर बट द रियल इंटेंट टू अचीव अ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। तो वो जो उसमें जो एक्चुअल में जो उसमें उद्देश्य था वो क्या था? वो संविधान की सीमाओं से परे जा रहा था। ठीक है, तो ऐसी जो आपकी विधियां होती हैं उनको क्या होता है? शून्य घोषित कर दिया जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार अंतर्गत? वो आपको होता है कलरेबल लेजिस्लेशन।
ठीक है। तो सिंपल क्या कहता है कि पार्लियामेंट हो गया फिर लेजिस्लेचर हो गया, उसको शक्ति मिली हुई है कि वो इस क्षेत्र पर या फिर किसी मुद्दे पे क्या कर सकती है, वो कानून बना सकती है। बट उसने जो कानून बनाया है उसमें एक छुपा हुआ उसमें एक उद्देश्य था जो कि इसकी शक्तियों से परे था, जो कि संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो आपका विधि होगी वो आपकी हो जाएगी शून्य हो जाएगी। ठीक है, ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 245 एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो आर्टिकल 245 confers legislative power on parliament and the state legislature within their respective jurisdiction। तो जो उनका क्षेत्र अधिकार है वहाँ पे इनको शक्ति दे रखी है कि अपने अपने क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत जो है अपना क्या करो, लॉ बनाते रहो। ठीक है, द डॉक्ट्राइन बिकम्स रेलिवेंट व्हेन लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑल्दो ostensibly within their constitutional power attempt to achieve objectives that lies beyond the intended scope of the authority। तो भले क्या है कि वो जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं अपनी शक्ति के अंतर्गत कार्य कर रही हैं, बट उनका जो इंटेंशन है वो क्या है, वही ऐसा जो है उद्देश्य अचीव करने का है, प्राप्त करने का है कि वो जो है संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये डॉक्ट्राइन जो है बीच में आता है और वो जो है ऐसी विधियों को शून्य कर देता है। द डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द आइडिया डेट while the constitution grants certain power to legislate body, these power must be exercised in good faith। तो ये जो आपका सिद्धांत है वो क्या करता है, वो बाउंड करता है लेजिस्लेटिव बॉडीज को कि जो आप विधि बना रहे हैं वो क्या गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक जो है आपका जो है दायित्व बनता है कि आप ऐसे विधि सद्भावना पूर्वक बनाओ। एंड फॉर द पब्लिक वेलफेयर, और जो है समाज के जो है उद्धार के लिए आप उसको बनाओ। इफ अ लेजिस्लेचर यूजेज इट्स पावर फॉर एन अल्टेरियर purpose or to achieve something for which it lacks authority, it may be considered colorable legislation। तो फिर भी अगर कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी ऐसा कार्य करती है जो कि उसकी शक्तियों से बाहर है, जिसकी इजाज़त संविधान देता है, तो ऐसे जो लॉ होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं उसको। ठीक है, ये कहता है आपका। हम बात करते हैं इसकी की पॉइंट्स की बात करते हैं, इसमें नीचे आ गया है। तो एक आता है इसमें डिसेप्टिव इंटेंशन। तो क्या होता है कलरेबल लेजिस्लेशन में, एक छुपा हुआ उद्देश्य होता है, हमारी मंशा होती है बट छुपी भी होती है। ठीक है, होता है ना कि जैसे कि एक व्यक्ति है ए, वो जाता है एक बी के कमरे में, बी के घर में जाता है और जाके कहता है कि मैं देखना आया था कि सब कुछ सेफ है नहीं है ना, कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। बट ये देखने क्या आया था कि सब कुछ तो सेफ है नहीं है, बट इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये देखना चाहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ताकि ये अगले दिन आके चोरी कर सके। ठीक है, तो कहने को क्या था, ये तो देखना चाहता है कि सब कुछ सेफ है नहीं है, दिखाने को क्या है कि मैं तो सेफ्टी चेक करने आया था कि सब कुछ सेफ है नहीं है। बट उसके पीछे इसकी मंशा क्या थी, ये देखना चाहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन कौन सी चीज़ें चुरानी है। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या है यहाँ पे भी वर्क होता है कि कहने को तो भैया तुम्हारा जो कार्य है वो ये है, बट इसमें जो छुपा हुआ एक उद्देश्य है वो कुछ और ही है जिसकी इजाज़त संविधान नहीं देता है। तो उस ऐसे हम लेजिस्लेशन को कहते हैं, हम कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं। ठीक है, द इसेंस ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लाइज इन द डिसेप्टिव इंटेंट। डिसेप्टिव मतलब छुपी हुई आपकी जो इसमें इरादे होते हैं। ठीक है, भ्रामक इरादे ऑफ द लेजिस्लेचर अटेम्प्टिंग टू डू इनडायरेक्टली व्हाट कैन नॉट डू डायरेक्टली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ऐसे कार्य कर रही है जो कि सीधे तौर पर नहीं कर सकती थी, अगर सीधे तौर पर करती तो कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आ जाता। ठीक है, तो वो क्या कर रही है लेजिस्लेटिव बॉडी कि वो उसको किसी और तरीके से कर रही है। तो ऐसे विधि को हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एग्जामिनेशन बाय जुडिशरी। कोर्ट्स हैव द पावर टू स्क्रूटिनाइज लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट टू डिटरमाइन देयर ट्रू पर्पस। तो यहाँ पे शक्ति किसको देता है, कॉन्स्टिट्यूशन वो जुडिशरी को देता है कि वो स्क्रूटिनाइज करे, मतलब कि एक थोरो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे, वो बिल्कुल जो है तह तक जाकर जो उसमें थोड़ा सा विचार करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे कि वो जो इनैक्टमेंट हुआ है लॉ, जो विधि वहाँ पे पारित हुई है, कि क्या उसका
असली पर्पस क्या था, उसका उद्देश्य क्या था असली वाला, तो वहाँ पे उसको जांच करेगी। ठीक है। इफ द कोर्ट फाइंड दैट अ लॉ इज मेयर कमोफ्लेग फॉर एन अनऑथराइज पर्पस इट मे बी डिक्लेयर वाइड। ठीक है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि वो जो लॉ पास हुआ है वो क्या हुआ है, वो किसी अनऑथराइज पर्पस के लिए वहाँ पे पारित हुआ है, तो ऐसे विधि को क्या कर सकती है, वो वाइड कर सकती है कोर्ट। ठीक है। किसके पास पावर है, कोर्ट के पास पावर है। लिमिट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर नेक्स्ट आता है आपका। ये कहता है व्हाइल लेजिस्लेटिव बॉडीज हैव ब्रॉड पावर द डॉक्ट्राइन एम्फेसाइज दैट दीज पावर आर नॉट अनलिमिटेड। ठीक है। तो भले ही आपके पास पूरी शक्तियां हैं कि आप जो चाहे वो लॉ बनाओ, बट फिर भी आपकी अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है। इस पे अंकुश लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे बाउंडेशन लगी हुई है। ठीक है। दे मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या करता है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी को बाउंड करता है कि आप जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में रहकर ही करें। अगर आप उस दायरे से बाहर जाओगे तो हम जो क्या करेंगे, आपके इस विधि को क्या कर देंगे, वाइड कर देंगे, शून्य कर देंगे। ठीक है। ये आपका कहते हैं। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। सपोज अ स्टेट लेजिस्लेचर इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन अ मैटर रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। तो क्या हो गया, एक स्टेट लेजिस्लेचर है वो किसके एम्पावर है कि वो पब्लिक हेल्थ पे कानून बनाने के लिए एम्पावर है। इफ अंडर द गाइज ऑफ पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन इनेक्ट द लॉ दैट एक्चुअली एम टू रेगुलेट ट्रेड विच फॉल्स आउटसाइड दिस लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस सच लेजिस्लेशन में कंसिडर कलरेबल एंड सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। अब कहने को स्टेट के पास पावर थी कि वो पब्लिक हेल्थ पे क्या कर सकता है, वो कानून बना सकता है, बट उसके लिए क्या करता है, एक लॉ भी पास करता है। क्या पास की उसने, विधि पास करी। अब इस लॉ क्या कहता है कि भैया मैं जो हूँ पब्लिक हेल्थ को क्या कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, उस पर ओवरलुक कर रहा हूँ, बट उसके पीछे असल वहाँ पे उसका इंटेंशन क्या थी, वो थी एम टू रेगुलेट ट्रेड, कि वो ट्रेड को जो रेगुलेशन हो रहा था उसको अपने कब्जे में लेना, कि क्या क्या ट्रेड होना चाहिए, क्या क्या ट्रेड नहीं होना चाहिए, ताकि वो शक्ति आ जाए। अब इसी लॉ के आड़ में क्या करा लेजिस्लेशन, कहता है कि ये जो ट्रेड है भैया, इनको तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको अलाउ करता हूँ कि आप इस पर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपके ट्रेड से पब्लिक हेल्थ को जो है कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बट ये जो आपकी ट्रेड है इनको मैं प्रतिबंधित करता हूँ, ताकि क्योंकि ये जो आपका पब्लिक हेल्थ पे क्या कर रहा है, असर डाल रहा है। तो कहने को तो लॉ क्यों आया था कि पब्लिक हेल्थ को देख सके, बट उसके पीछे उद्देश्य क्या था कि ट्रेड को रेगुलेट कर सके, जो क्या क्या ट्रेड उसमें रेगुलेट होना चाहिए वो उस पर कब्जा कर सके, मतलब उस पर नियंत्रण कर सके स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो वो हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वाइड। और ये कौन बताएगा, वो आपको बताएगा जुडिशरी, क्योंकि फिर उसमें जुडिशरी इसमें कमेटी बिठाएगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर जुडिशरी को लगता है कि उसका जो अल्टीरियर जो आपका उसका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, छुपा हुआ जो उसमें उद्देश्य था, वो अगर इससे बाहर नहीं है, पब्लिक हेल्थ से बाहर नहीं है, तो वैलिड है। अगर पब्लिक हेल्थ से बाहर है तो वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। अब विद रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर, अब ये बात करता है मुद्दों को लेके, कि अभी तक तो हमने टेरिटरी को देखा था हमने, अब हम बात करेंगे मुद्दों की। क्या मतलब कि कई सारे मुद्दे होते हैं, तो क्या करा, उन मुद्दों को बांट दिया और कहा कि ये जो मुद्दे हैं इन पे कौन कानून बनाएगा, वो बनाएगा आपका सेंटर, केंद्र सरकार बनाएगी, और ये जो मुद्दे हैं उन पे कौन बनाएगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट उस पर कानून बनाएगी। ठीक है। अभी कहते हैं अंडर आर्टिकल 246 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सब्जेक्ट टू मतलब कि संविधान का उल्लंघन ना करते हुए हम बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट हैव एन एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज इन्यूमरेटेड अंडर यूनियन लिस्ट। ठीक है। लिस्ट 1, अब समझते हैं इसमें, यहाँ पे 3 लिस्ट आती हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो कहता है पार्लियामेंट हैव एन एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज एनुमरेटेड अंडर यूनियन लिस्ट। तो पार्लियामेंट के पास क्या है, पूर्ण तौर से क्या शक्ति है कि जो लिस्ट 1 में जो मुद्दे दे रखे होंगे इन पे कौन कानून बना सकता है, वो बना सकता है आपका
पार्लियामेंट। ठीक है, इस लिस्ट को हम सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, whereas legislature of state has an exclusive power to make laws enumerated in list सेकंड। तो जो लिस्ट 2 है उसमें जो मुद्दे दे रखे हैं उन मुद्दों पे कानून बनाने के लिए शक्ति किसको दी गई है, वो दी गई है स्टेट को, कि इन मुद्दों पे जो राज्य सरकार है वो उस पर जो है, जो राज्य का जो आपका विधायिका है उस पर वो कानून बना सकता है। तो उसमें पूर्ण शक्ति किसको दे दी, राज्यों को दे दी है, इसलिए हम इसको स्टेट लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कंकरेंट लिस्ट, जो कि आपकी लिस्ट 3 है। लिस्ट 3 कौन सी आपकी, कंकरेंट लिस्ट। ये कहता है बोथ यूनियन एंड स्टेट हैज पावर टू लेजिस्लेट अपॉन द मैटर एनमरेटेड अंडर लिस्ट 3। तो जो लिस्ट 3 में जो आपके मुद्दे दे रखे हैं इनमें कौन कानून बना सकता है, इसमें दोनों ही कानून बना सकती हैं, केंद्र भी और राज्य भी यहाँ पे कानून बना सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला 246 में, कि यहाँ पे आपको 3 लिस्ट देखने को मिली। कहता है कि पहला हो गया आपका पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल लिस्ट हो गई, दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट और तीसरी की आपकी कंकरेंट लिस्ट हो गई। तो जब ये सेंट्रल लिस्ट है यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री लॉ बना पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पे लॉ नहीं बना पाएगी। जो स्टेट लिस्ट में मैटर दे रखे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही या फिर स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कानून बना पाएगी, वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं बना पाएगी। और जो कंकरेंट लिस्ट है वहाँ पे क्या मिल के बनाओ तुम। ठीक है, जैसे एजुकेशन वगैरह हो गया वहाँ पर आप मिलकर जो यहाँ पे पॉलिसीज आप बनाइए। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 246 कहता है। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर देयर इज अ क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ सेंटर एंड द स्टेट मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लियर कट हमें सेपरेशन देखने को मिलता है कि साफ साफ ये रखा है कि इन पे तो भैया केंद्र सरकार बनाएगी और इसमें जो है आपकी राज्य सरकार यहाँ पे विधियाँ बनाएगी। ठीक है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड legislature of states are confined to their respective sphere, i.e. union list and the state list and concurrent list, and no one of them shall interfere in the other subject matter। तो यहाँ पे क्या है, इनको अपने अपना क्षेत्र दे दिया कि इन मुद्दों हमने आपको अलग अलग मुद्दे दे दिए, आप अपने अपने मुद्दों पे कानून बनाओ और कोई भी दूसरे के मुद्दे पे जो है छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट क्या गया, यहाँ पे सेपरेशन दे दिया। However, lists are revised from time to time and the subject matter may alter through such revision of the list। बट क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, यहाँ पे लिस्ट रिवाइज होती रहती है। ठीक है, और यहाँ पे मैटर्स कहते हैं वो अदला बदली भी हो सकती है, फिर कुछ जुड़ भी सकते हैं कुछ कम भी हो सकते हैं। As of 2024, the union list contained 100 subject matter, the state list contains 61 subject matter and the concurrent list contains 52 matters। तो जो आपकी लिस्ट 1 थी उसमें कितने मुद्दे दे रखे हैं, उसमें दे रखे हैं आपके 100। जो आपकी लिस्ट 2 है उसमें कितने मुद्दे दे रखे हैं, उसमें 61 दे रखे हैं। और जो आपकी लिस्ट 3 है उसमें कितने दे रखे हैं मुद्दे, उसमें दे रखे हैं 52। ठीक है, बट अगर लिस्ट रिवाइज होती है तो ये अदला बदल मतलब कम बढ़ भी सकते हैं। सपोज 100 का हो गया 110, 61 का हो गया 60, 52 का हो गया 55, तो मतलब हो सकता है कुछ भी, बट एट प्रेजेंट क्या है स्थिति ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट की हम बात करते हैं। द पार्लियामेंट हैज सुप्रीम पावर ओवर द आइटम्स ऑन दिस लिस्ट। तो सुप्रीम पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने के लिए। इट फॉल्स अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आपकी लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 है ये कहाँ दे रखी है, आपकी 7th शेड्यूल्स में दे रखी है। जो आपकी अनुसूचियां हैं, ठीक है, जो 7वीं अनुसूची है उसमें आपकी तीनों लिस्ट दे रखी हैं। द यूनियन लिस्ट डील्स विद द नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो जो आपके देश के जो आपके मुख्य जो आपके मुद्दे होते हैं उन पे जो है किसकी शक्ति होती है, वो पार्लियामेंट की शक्ति होती है। जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, रेलवे हो गया, एटॉमिक एनर्जी, और भी मुद्दे हो सकते हैं जिस पे शक्तियाँ किसके पास है, आपके पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टेट लिस्ट। ये कहते हैं यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास सुप्रीम पावर होती है यहाँ पे वहाँ पे उन मुद्दों पे कानून बनाने की। ये भी आपकी 7th शेड्यूल में आता है। ठीक है, और स्टेट लिस्ट डील विद द प्रोडक्शन। तो इस पर कौन कौन से मुद्दे आते हैं, जैसे प्रोडक्शन का आगे, ट्रांसपोर्ट का आगे, मैन्युफैक्चर,
सेल ऑफ इंटॉक्सिकेशन लिक्विड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस। तो इन मुद्दों पे क्या होता है यहाँ पे आपका स्टेट जो है कानून बना सकता है। जैसे कि आपने इंटॉक्सिकेशन ऑफ लिक्विड देखा कि किसी किसी राज्य में क्या होता है शराब बैन होती है, किसी किसी में इतनी बैन नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या है वहाँ पे स्टेट मैटर्स होता है, जो राज्य को लगता है कि यहाँ पे बैन होनी चाहिए वहाँ पे बैन कर दी, जिसको लगता है कि यहाँ पे चल सकती है तो चलाओ आप, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कंकरेंट लिस्ट। ये इसमें ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे दोनों के पास ही शक्तियाँ होती हैं वहाँ पे कानून बनाने की। बोथ यूनियन एंड द स्टेट हैव पावर ओवर द आइटम्स ऑन द लिस्ट। इट फॉल्स अंडर द 7th शेड्यूल एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही बात है, यहाँ पे दोनों के यूनियन के पास भी शक्ति है, स्टेट के पास भी शक्ति है कानून बनाने की, और ये 7th शेड्यूल में आता है, मतलब 7वीं अनुसूची में इसमें बता रखा है। इसमें कैसे कैसे मैटर आते हैं, जैसे कि आपके क्रिमिनल लॉ के प्रोसीजर वाले आ गए, फॉरेस्ट रिलेटेड आ गए, फ्लोरा एंड फौना हो गए, आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गए, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया। तो ऐसे ऐसे जो मुद्दे हैं इनको जो है दोनों में बांट दिया कि आप दोनों ही मिलकर इस पर कानून बनाओ, ठीक है। अब आता है अंडर आर्टिकल 246 क्लॉज 2 कहता है द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज गिविंग पावर टू मेक लॉ विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर एनुमरेटेड इन लिस्ट 3 इन 7th शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे स्टेट को भी और पार्लियामेंट को भी जो है क्या दे रखा है, पावर दे रखी है कि वो जो है जो मैटर दे रखे हैं लिस्ट 3 में दोनों ही मिलके बना सकते हैं, है ना। However, under Article 254 of the Indian Constitution, it provides that if there is a contradiction between the law made by Parliament and the law made by state legislature on any of the subject matter in the concurrent list, the law made by Parliament shall prevail। तो सिंपल सी बात है कि concurrent list में मैटर दे रखे हैं, यहाँ पे दोनों को ही शक्ति दे रखी है कि सेंटर भी बनाओ और स्टेट भी बनाओ वहाँ पे कानून। बट अगर कोई ऐसी स्थिति आती है क्या कि जो सेंटर ने जो कानून बनाया है और जो स्टेट ने जो कानून बनाया है वो आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो सेंटर वाला जो आपका कानून है वो माना जाएगा और स्टेट वाला जो आपका कानून है उसको हम शून्य कर देंगे, ठीक है, वो ठीक है वाइड हो जाएगा। बट दिस कंडीशन इज फर्दर लीड बाय द डेमोक्रेट डॉक्ट्राइन ऑफ pith and substance under which law made by state shall prevail even in the case of repugnancy with the law made by parliament thereon, ठीक है। अब इस सिचुएशन में एक अपवाद है जिसमें लगता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस थ्योरी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस होता क्या है वो देखते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस थ्योरी क्या कहता है, द डॉक्ट्राइन केम इनटू प्ले व्हेन द लॉ अपीयर्स टू कवर सब्जेक्ट फॉलिंग अंडर बोथ यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो कोई एक मुद्दा है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वो दोनों में ही क्या अपीयर लग रहा है, मतलब लग रहा है कि ये सेंटर का भी मुद्दा है और आपका स्टेट का भी मुद्दा है, ठीक है। द डॉक्ट्राइन एक्नॉलेज दैट व्हाइल लेजिस्लेचर मस्ट ऑपरेट विद इन देयर डेजिग्नेटेड स्फीयर, ठीक है। तो संविधान क्या कहता है कि जो आपका लेजिस्लेचर है, अगर आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर है या फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने ही जो है क्षेत्र में कार्य करें, अपने ही स्फीयर में वर्क करें, ठीक है। बट ये लॉ है एड्रेसिंग वन सब्जेक्ट में इंसिडेंटली टच अपॉन द अनदर, ठीक है। तो कहने को तो उनको अपने अपना एरिया दे रखा कि अपने अपने एरिया में लॉ बनाओ, बट ऐसा हो सकता है कि जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सपोज स्टेट लिस्ट में आ रहा हो, वो टच कर सकता है किसी ऐसे मुद्दे को जो कि आपका सेंट्रल लिस्ट में आ रहा हो, जिसपे केंद्र सरकार पे कानून आ सकती है। तो कहने को तो ये चीज़ क्या है, आपका स्टेट लेजिस्लेचर है यहाँ पे, उसका लॉ चलेगा यहाँ पे, बट वो क्या कर रहा है, वो उसका कुछ हिस्सा केंद्र के मुद्दों को भी टच कर रहा है, ठीक है। बट जिसका ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट क्या है वहाँ पे इसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका पिथ एंड सब्सटेंस थ्योरी लग जाएगी और ये कानून क्या होगा आपका वैलिड रहेगा, वो आपका चलता रहेगा। जैसे आपका वो था आपका टेरिटोरियल एक्सेस थ्योरी था, सिमिलरली वैसा ही है, बट ये मुद्दों को लेकर बात कर रहा है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे टेरिटरी की बात चल रही थी, यहाँ पे आ रही है मुद्दे की बात चल रही है कि एक मुद्दा जो है दूसरे मुद्दे से क्या है मिल सकता है। तो अगर उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है आपका ट्रू ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है तो वहाँ पे वो वैलिड रहेगा, ठीक है। लॉ एड्रेसिंग वन सब्जेक्ट में इंसिडेंटली टच अपॉन द अनदर, इट फोकस ऑन द डोमिनेंट पर्पस ऑफ द ट्रू करेक्टर, कि जो उसका असली करेक्टर है, इसका जो उसका नेचर है, अगर वो
विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट आ रहा है तो वहाँ पे वो वैलिड रहेगा, अदरवाइज वो हो जाएगा वॉइड। ये आपका पिथ एंड सब्सटेंस थ्योरी कहता है। केस है आपका प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ खुलना। तो इसमें क्या हुआ था, द पीसी अप्लाइज दिस डॉक्ट्रिन इन दिस केस। इन दिस केस द वैलिडिटी ऑफ बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1946 which limits the amount and the rate of interest recoverable by the money lenders on any loan was challenged on the ground that it was ultra vires of Bengal legislation insofar as it relates to the promissory note, a central subject। ठीक है, अब समझते हैं इसे। एक होता है आपका प्रोमिसरी नोट, ठीक है, प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है, ये होता है आपका फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से समझेंगे इसे होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे आपके तीन होते हैं, एक होता है आपका प्रोमिसरी नोट, एक होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और एक होता है आपका चेक। ठीक है, चेक से आप काफ़ी फैमिलियर होंगे। ठीक है, बट एक होता है आपका प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नोट देता है कि मैं आपको इतना अमाउंट पे कर दूंगा, फिर उस पर साइन वगैरह भी कर देता है, तो वो आपका प्रोमिसरी नोट बन जाता है। ठीक है, ये करेंसी तो नहीं होती है बट जिसको हम एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी भी यूज़ कर लेते हैं कई बार, इसलिए इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, इसको डीप में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे, बट समझते हैं ये सब। ठीक है, तो एक एक्ट पास हुआ था, बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1946। ये करता था कि किसी भी लोन पर कितना अमाउंट और कितना इंटरेस्ट, कितना जो है अमाउंट और कितना ब्याज उस पर लिया जा सकता है, उसको लिमिट कर रहा था कि इतनी लिमिट से ज़्यादा आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस एक्ट को चैलेंज किया गया था कि किस बेस पे, कि वैसे तो ये एक्ट आपका वैलिड रहेगा बट ये जो आपका है ये आपका प्रोमिसरी नोट पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके पीछे समझते हैं, एक सार समझते हैं कि सपोज एक व्यक्ति है, ए ने जो है बी को लोन दिया, पैसे दिए, अब बी से पैसे लेने की बात आई, सपोज इसने इससे 10 लाख लिए, 10 लाख रुपीज़ दिए ए ने बी को दिए। ठीक है, अब ये एक्ट क्या लगाता है कि 5 लाख तक का आप अमाउंट ले सकते हो, उसके ऊपर 1 लाख तक का ब्याज ले सकते हो, मतलब कि टोटल आप 6 लाख तक ले सकते हो आप। तो बट इसको ए को करना है, ए को लेना है 10 लाख, तो इसको क्या करना है, अमाउंट लेना है, प्लस उस पर 2 लाख क्या करना है, उस पर इंटरेस्ट लेना है, टोटल उसको 12 लाख लेने हैं वापस। बट ये एक्ट क्या कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है सिर्फ 5 लाख तक के लिए अमाउंट कर रहा है कि 5 लाख तक का ले सकते हो। बट ए ने क्या करा, ए ने बी से प्रोमिसरी नोट लिखवा लिया। क्या करा, प्रोमिसरी नोट लिखवा लिया और कहा कि तुम प्रोमिसरी नोट में लिखो कि मैं आपको 12 लाख रुपए आपको दे दूंगा। ठीक है, तो कहने को क्या है कि प्रोमिसरी नोट का एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, इस पे आपका जो है ये वाला लॉ लागू नहीं होगा, ऐसा कहा गया था इस केस में। ठीक है, बट अगर ऐसा कर देते हैं तो जो इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो फेल हो जाएगा। ऐसे तो हर कोई प्रोमिसरी नोट लिखवा लेगा, जो लिमिट है वो बढ़वा लेगा ऐसे करके। तो इस बेस पे चैलेंज किया गया था, बट यहाँ पे प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा कि डेट बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट वाज इन पिथ एंड सब्सटेंस अ लॉ इन रेस्पेक्ट टू मनी lending and money lenders, a state subject and was a valid even though it trenches incidentally on promissory note a central subject। तो यहाँ पे प्रीवी काउंसिल ने कहा कि भले ही आपके प्रोमिसरी नोट के मैटर्स को क्या कर रहा है, एंक्रोच कर रहा है, ठीक है, उसको ओवरलैप कर रहा है, फिर भी ये आपका क्या होगा, आपका पिथ एंड सब्सटेंस के अंतर्गत आते हुए आपका ऐसा कानून क्या होगा, वहाँ पे वैलिड रहेगा, वैध रहेगा। ठीक है, वैसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया था बट आप समझ जाओ इसमें कि इसके पीछे क्या लूप होल है। ठीक है, कि वो 5 लाख से ऊपर ले नहीं सकता था बट उसने प्रोमिसरी नोट के नाम पे क्या करा, उसने 12 लाख ले लिए। ठीक है, अब प्रोमिसरी नोट को तुम बाहर करना चाह रहे हो, क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, बट अगर ऐसा किया गया तो जो स्टेट लॉ है उसका पर्पस खत्म हो जाएगा, इसलिए क्या करा, पिथ एंड सब्सटेंस थ्योरी यहाँ पे आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अदर प्रोविजंस देखते हैं। ठीक है, देखिए कहने को तो जो आपकी पावर्स हैं वो क्या है, केंद्र और राज्यों में, सेंटर और स्टेट में क्या है, बटी हुई है। ठीक है, बट अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी स्थिति देखेंगे जहाँ पे पावर्स किसके पास जाती हैं, सेंटर के पास जाती हैं। किन किन मुद्दों पे केंद्र के पास शक्ति आती है कि वो जो है राज्य के मुद्दों पे कानून बना सकती है। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, किन किन स्थितियों में यह है केंद्र के पास पावर ज़्यादा होती है, वो हम इसमें देखेंगे। तो अलॉन्ग विद दिस there are also other provisions under which the distribution of power realization of union and the states are under strong centralizing tendency। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे यूनियन स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी रहती है, जिसमें शक्ति किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है। ठीक है, हमने देखा था यहाँ पे जो यूनिटरी और हमने फेडरल स्टेट का हमने वो देखा था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी हमने। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आपका यूनिटरी यहाँ पे कैरेक्टर देने को हमें मिलता है। तो पहला क्या पे रेसिड्यूरी पावर्स। अब रेसिड्यूरी पावर्स समझते हैं, बहुत ही सिंपल, आपका 248 बताता है आर्टिकल। हमने 3 लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 कहता है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है लॉ बनाने की। लिस्ट 2 कहते हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है लॉ बनाने की। लिस्ट 3 कहते हैं यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट दोनों ही मिलकर लॉ बना सकते हैं। बट अब मुद्दा आता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हो गए जो ना तो लिस्ट 1 में आ रहे हैं, ना लिस्ट 2 में आ रहे हैं, ना ही लिस्ट 3 में आ रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे कहाँ जाएंगे, ऐसे मुद्दे जाएंगे रेसिड्यूरी पावर में। ठीक है, जिन मुद्दों पे कोई भी आपकी लिस्ट लागू नहीं हो रही है, उन मुद्दों पे कौन कानून बना सकता है, वहाँ पर आपका सेंटर आपका कानून बना सकता है, मतलब कि पार्लियामेंट वहाँ पे पावर एम्पावर्ड है कि ऐसे मुद्दों पे कौन कानून बना सकती है, यहाँ पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ये बात कौन कहता है, आपका आर्टिकल 248 कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेशन इन नेशनल इंटरेस्ट। अब आर्टिकल 249 कहता है, अनुच्छेद 249 कहता है, ये कहता है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आ रही है, मतलब कि राष्ट्रीय हित की बात आ रही है, तो यहाँ पे हम सेंटर स्टेट नहीं करेंगे, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी कि ऐसे स्थिति में वो क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। कहने को वो लिस्ट 2 में आ रही है, बट पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। किस आधार पे, कि वो नेशनल इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट में जो मैटर दे रखे हैं उस पर शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट बना सकती है कानून। किस परिस्थिति में, अगर वो 249 की परिस्थितियों में है। अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत पार्लियामेंट ऐसे कानून बना सकती है। ठीक है, इन सिंपल सेंस इफ देयर इज अ नीड ऑफ सिचुएशन इन विच Parliament deemed fit to legislate on any matter enumerated in state list in the national interest, then Parliament will have such authority to legislate thereon, even though it was the provision of Article 245 and 246। ठीक है, तो भले ही वह आर्टिकल 245 246 के अगर वहाँ पे प्रोविजंस को उल्लंघन करता है, बट फिर भी पार्लियामेंट यहाँ पे कानून बना सकती है। ठीक है, अब आपको अगर याद होगा, हमने अभी 246 पढ़ा था हमने, तो हमने एक शब्द पढ़ा था, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये रहा, कहाँ पढ़ा तभी, ये रहा, हमने यहाँ पर लिखा था सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दे रखे हैं हम उनको प्राथमिकता देंगे इसके मुकाबले। ठीक है, तो यही बात किसने कह दी, आपकी 249 ने कह दी कि अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आ रही है तो वहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो जो है आपका लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में। तो वो सब्जेक्ट टू ऐसे काम करता है। ठीक है, भले ही वो कहते रहेगा कुछ भी, हम तो ये कहेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी पावर, आर्टिकल 250 एंड 356। तो ये कहता है कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है, आपातकालीन की स्थिति बनती है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट के पास शक्ति होती है कि वो जो है क्या कर सकती है, वैसे कानून बना सकती है ऐसे मुद्दों पर जो कि आपके स्टेट का वहाँ पे क्षेत्र लगता है या फिर उसका अधिकार लगता है। आर्टिकल 250 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट। तो भले ही वो स्टेट लिस्ट में मैटर दे रखा हो, मुद्दा वो कहाँ दे रखा है, स्टेट लिस्ट में दे रखा है, बट उस पर कानून कौन बना सकता है, उस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। इफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन, कब बना सकती है, कि अगर इमरजेंसी लागू है,
अब इमरजेंसी लगी हुई है तो राज्य की सरकार बस बर्खास्त है। अब राज्य की सरकार नहीं है तो कानून कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट उस स्थिति में कानून बना सकती है। आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट if president is satisfied on receipt of a report from the governor of a state that a situation has arisen in which government of India government of the state cannot carry on in accordance with the provision of this constitution, the president may proclamation declare the power of the legislation of the state shall be exercised or under the authority of the parliament। तो अगर गवर्नर कहता है कि स्थिति ऐसी बन गई है कि राज्य जो है राज्य सरकार द्वारा नहीं चलाया जा सकता, ठीक है, अब स्थिति बिगड़ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो शक्तियाँ हैं किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की जो शक्तियाँ हैं किसी भी मुद्दे पे कानून बनाने की, वो किसके पास चली जाएगी, वो चली जाएगी पार्लियामेंट के पास चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेशन इन फर्दरेंस ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अब आर्टिकल 353 क्या कहता है, क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो सकती है, वहाँ पे करार वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर उन एग्रीमेंट को लागू करना है भारत में, ठीक है, क्या हो गया, जो आपके कई सारी कंट्रीज हैं उसमें से एक कंट्री कौन सी आपकी हो गई, ये आपके भारत हो गया, अभी इसी मान लो भारत हो गया। ठीक है, अब इसकी गवर्नमेंट गई हमारे, ठीक है, और सबने मिलकर करा एक एग्रीमेंट करा, क्या करा कि जो है कि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ कार्य करेंगे। ठीक है, अब ये जो एग्रीमेंट हुआ यहाँ पे कुछ आपके एजेंडाज वगैरह हुए होंगे, यहाँ पे आपके कुछ बातें वगैरह हुई होंगी। अब उस चीज़ को अगर हमें इंडिया में लागू करना है तो उस पर कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट इस पे कानून बना सकती है, भले ही ऐसा कानून क्या होगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर को एनक्रोच करेगा, उससे उसका उल्लंघन करेगा, बट फिर भी ऐसा कानून क्या होगा वहाँ पे वैध रहेगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 353 कहता है। नेक्स्ट आता है आपका रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आर्टिकल 254 क्या कहता है, ये आई थिंक 253 हुआ है। ठीक है, आगे करते हैं 254। ये कहता है इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट लॉ ऑन कंकरेंट सब्जेक्ट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। तो यहाँ पे कहता है कि अगर कंकरेंट लिस्ट है, मतलब कि लिस्ट 3 है, तो किसी मुद्दे पे सेंटर ने भी बना दिया और स्टेट ने भी बना दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सेंटर का जो कानून होगा वो वहाँ पे प्रिवेल करेगा। ठीक है, हाउएवर इफ अ स्टेट लॉ that is inconsistent with the central law has received the president assent, it becomes operative in the state। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेसिडेंट के पास जाती है, राष्ट्रपति के पास जाती है और उनसे क्या कर लेती है, असेंट लेती है, अनुमति ले लेती है, तो ऐसी स्थिति में सेंटर जो का जो लॉ है वो ना लगते हुए स्टेट का लॉ वहाँ पे लागू हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की असेंट नहीं है तब तो सेंट्रल का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, अगर प्रेसिडेंट की अगर वहाँ पे हमें असेंट मिल गई है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, वो आपका स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहीं पे ख़त्म होता है टॉपिक। तो थोड़ी सी लंबी सी क्लास थी बट आई होप आपको समझ में आया होगा, कोशिश की है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।